वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th नंबर। इलेक्ट्रिसिटी जो है, देखो आज की डेट में आप समझते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो है कोई भी मॉडर्न सोसाइटी काम नहीं कर सकती। आज की डेट में आपके हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप है या टैब है या कंप्यूटर है, ठीक है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता है। ठीक है, तो एक किस्म से आज की डेट में पढ़ने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, और भी है। आपके घर में देखो कितनी मूवमेंट, कितनी एक्टिविटीज होती हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और उसके हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जैसे पानी बहता है। ठीक है ना? तो पानी नदी में बहता है। पानी नदी में कैसे बहता है? हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी बहते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ऊपर से नीचे की तरफ अभी हम सबको समझाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से नदी भी ऐसे, अब नदी भी एक रास्ते, नदी भी एक पाथ फॉलो करती है, अपने आप कहीं भी नहीं बहती है। जहां ढलान होती है उसके हिसाब से बहती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी जो बहते हैं, तो जिन सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बहने लग पड़ते हैं, चलते हैं, फ्लो करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर जैसे कि हम टॉर्च है, टॉर्च के अंदर अगर हम सेल को टॉर्च के अंदर डालें, ठीक है ना, और बटन ऑन करें तो हमको लाइट जलती है। रिमोट के अंदर डाल लेते हैं सेल तो रिमोट काम करने लग पड़ता है। ठीक है, तो सेल भी अगर तरीके से लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होते हैं? टॉर्च के अंदर भी वायर्स होती हैं, या फिर कोई स्ट्रिप होती है, कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है। कंडक्टिंग स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, सो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? टॉर्च में बटन ऑन करना पड़ता है। तो बटन ऑन जब करते हैं तो बेसिकली वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तारें पूरी जुड़ जाती हैं। तारें पूरी जुड़ जाती हैं। तार जो है, एक किस्म से आप ऐसे समझे कि ये तार जो है ये पूरी ऐसे कनेक्टेड होती है डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वायर है, यहाँ बल्ब है, फिर इसके आगे ये स्ट्रिप है, यहाँ पर हम एक बटन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, फिर ये वायर है और ये फिर ऐसे लगी हुई है ना। मेरे को हर टाइम तो ये वाला बल्ब ग्लो करना नहीं चाहिए। मेरे को तो नहीं चाहिए कि हर बार ये बल्ब ग्लो ही होता रहे। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैंने यहाँ पर एक बटन लगा दिया। बटन क्या करता है, आप खुद समझदार हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ये जो मूवमेंट होगी करंट की, तो ये फ्लो यहाँ पर नहीं होगा। आप थोड़ी देर ऐसे करंट नहीं समझ में आता है तो पानी तो समझ में आता है। तो आप ये समझें कि अगर मैं यहाँ से पानी फ्लो करवाऊंगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब पानी का पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ ऐसे नहीं है कि यहाँ पानी बहने लग पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहने नहीं लग पड़ते। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तभी होंगे जब उसका रास्ता कंप्लीट होगा। तो ये जो बटन है ये क्या करता है? उसका रास्ता कंप्लीट कर देता है। जब ये इस टाइम ऑफ पोजीशन में, और जब ये ऑन पोजीशन में होता है तो ये तार ऐसे जुड़ जाती है, ये नीचे आ जाता है और ये जुड़ जाती है। रिजल्टिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो अब पूरा फ्लो करने लग पड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब में से फ्लो करते हैं तो बल्ब में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर से बल्ब ग्लो करने लग पड़ता है। अगर टीवी के अंदर जाए तो टीवी के अंदर इमेज दिखाई देने लग पड़ती है, आवाज सुनाई देने लग पड़ती है, ट्यूबलाइट जलने लग पड़ती है, पंखा है वो घूमने लग पड़ता है। तो हर हर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसकी अपना अपना नेचर है। ठीक है, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारी चीजें ग्लो ही करेंगी। क्लियर? सो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जैसे कि कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, बहुत सारे सब्सटेंस है, बहुत सारी मेटल्स की कैटेगरी है। एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, कार्बन। इस तरीके से जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते हैं, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। इसकी कैटेगरी में आते हैं प्लास्टिक, रबर, पेपर, क्लोथ। ये जो है ये
वुड, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते हैं। समझ गए मेरी बात? अब क्या होता है कि अगर अगर इलेक्ट्रिक करंट को पूरा पाथ मिलेगा, अगर कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, एक मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कंटिन्यूस पाथ मिलेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर सर्किट टूट गया किसी भी पॉइंट पे, जैसे बटन ऑफ हो गया, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करें, समझाए कैसे? तो करंट है इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब जैसे आप ऐसे समझें, जैसे पानी को कनेक्ट करता हूं मैं बार बार, पानी जो है एक टैप में तेज आ रहा है और एक पानी टैप में स्लो आ रहा है। जब पानी टैप में तेज आ रहा है, इसका मतलब अगर उसमें नीचे से बाल्टी भरूंगा तो वो जल्दी भर जाएगी। दूसरे नल में से जब पानी स्लो आ रहा है, तो उसमें पानी स्लो आ रहा है, तो जब बाल्टी भरेगी तो पानी बाल्टी देर से भरेगी, है ना, समझने की बात। तो जब तो देर से भरेगी, होगा इससे क्या कि पानी जिसमें स्लो आ रहा है, इसका इस बात को ऐसे बात करें कि उसमें अब हम करंट से कनेक्ट करूं, तो करंट या तो स्लो चल रहा है या ये तेज चल रहा है। अब हम कैसे बताएंगे ये स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है? तो उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, इसको देखकर नहीं बता सकते कि इसको ये स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है। पानी में तो हमने देखकर बता दिया, यहाँ पर पानी तेज आ रहा है, यहाँ पानी स्लो आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमको दिखाई नहीं देता है, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने देखा, हमने एक यूनिट को समझने की कोशिश करी कि कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, कितने समय के अंदर चार्ज कितना फ्लो होता है, उसी को बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो समझ आ गई मेरी बात? अब इसको मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा होता है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, इसके सिंपल भाषा में होगा तो होगा चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये है करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, क्यू अपॉन टी। इसके बाद समझते हैं, अगर क्यू क्यू जो है चार्ज है, इसकी यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, तो अगर एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में फ्लो होता है तो एक एम्पियर करंट होता है। एक कूलम चार्ज अगर एक सेकेंड में फ्लो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट को, एक एम्पियर। समझ गए मेरी बात? आप, आसान है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हमने समझ ली। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो in 1 second, then current is 1 एम्पियर। ये बच्चों 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। क्लियर? तो जब सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स, हमको ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हमको ये मालूम था कि कोई चार्ज है वो फ्लो करता है। तो जब ये मालूम था कि कोई चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज तब हमने मान लिया पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। लेकिन लेटर ऑन मालूम चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, करंट क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब लेकिन हम क्या, जब पहले हम क्या समझ चुके थे, पहले हम क्या मान चुके थे, समझने हम मान चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। जब सर्किट के अंदर, जैसे मैंने आपको सर्किट के अंदर समझाया कि अगर जैसे हम एक सर्किट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, लेट्स से यहाँ पर आपका बल्ब लगा होगा,
यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर सॉकेट है। सो दिस इज, यहाँ पर आपका, यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब का सिंबल है, ठीक है, और ये बैटरी का सिंबल है। बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव चार्ज, छोटा डंडा मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो है ये स्विच है, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, जब हम पहले क्या मानते थे कि करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। सो करंट कैसे फ्लो करता है, जो मैंने ब्लैक एरो बनाए हैं, ठीक है, मतलब ये हमने माना था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है, ये हमने बना दिया। लेकिन जब हमको बाद में मालूम चला ना, बाद में, कि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा। तो असली में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नेगेटिव की तरफ से ऐसे भागने चाहिए ना, जहां ज्यादा होंगे वहां से जाएंगे, जहां कम होंगे उस डायरेक्शन की तरफ। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। समझ गए मेरी बात को? सो अगर इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, हम पहले क्या मान चुके थे कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन मालूम चला इलेक्ट्रॉन्स, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो बैटरी में अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो रियल फ्लो होता है, रियल में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो बच्चों इस डायरेक्शन में होता है। आई एम असाइनिंग द ब्लू एरो, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन जो करंट है, करंट को हमने फिर बोल दिया, करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। करंट को हमने किस डायरेक्शन में मान लिया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ रहेगी, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो हमेशा बैटरी जब दिखाई देगी आपको ना, बैटरी, तो बैटरी के आप पॉजिटिव टर्मिनल से ही एरो बनाएंगे और ऐसे दिखाएंगे, लेकिन हम हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते हैं। तो जब आप डायग्राम्स भी चेक करेंगे तो आपको फ्लो ऑफ करंट ही दिखाई देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ही दिखाई देगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। तो ये मेन बात है, लाइन है याद रखने की। इनिशियली हम क्या करते थे कि when however जब इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट नोन, तो फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते होंगे, ठीक है ना, तो उसी को ही हमने मान लिया था डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो करंट मैंने आपको क्या बताया है, करंट अभी अभी मैंने आपको बताया ना, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और इसकी चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या बताई मैंने आपको, कूलम, ठीक है, कूलम। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना, वैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और अगर एक कूलम फ्लो करवाना हो, ध्यान से सुनो, ये नंबर याद रखना है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का नंबर वैल्यू याद रखनी है जो मैंने बॉक्स बना दिया है। इसके बाद अगर एक कूलम अगर फ्लो, एक कूलम अगर टोटल चार्ज चाहिए, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने पड़ेंगे, हमारे को 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करवाने पड़ेंगे, दैट इज इक्वल टू द 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम क्या है, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। करंट की जो यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए ये दिया गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1 एम्पियर। वैसे तो मैंने आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पीछे लिखकर दिखा दी है, लेकिन फिर भी 1 एम्पियर क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज। अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा देन इट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकेंड,
ठीक है, छोटे यूनिट में आएंगे तो 1 एम्पियर को बोलेंगे 1 मिली एम्पियर। जैसे 1 मिलीग्राम में कितने होते हैं, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, इसी तरीके से, या फिर 1/1000 ग्राम। सिमिलरली ये है 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से करंट को नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, एमीटर। क्या होता है, एमीटर। और ये हमेशा जो है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये आप डायग्राम देखें, ये डायग्राम मैंने आपको भी पीछे भी बनाकर दिखाया था कि ये तो हो गई बैटरी, जिसमें जो है बड़ा डंडा जो है रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव साइन, छोटा डंडा रिप्रेजेंट नेगेटिव साइन, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर बल्ब ग्लो करने के बाद फिर यहां आया, हमने एक चीज और लगा दी, वो है एमीटर। ठीक है, तो एमीटर का जो है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये की है। की मतलब स्विच, मतलब कि बटन। बटन के दो सिंबल होते हैं बच्चों। ठीक है, बटन का सिंबल जो है ना बच्चों, ये भी होता है ए ऐसे। ठीक है, ये है बटन ऑफ, बटन ऑफ है, स्विच ऑफ है। ठीक है, और यहां पर अगर हम इसको ऐसे डंडा बनाने के बाद अगर हम इसके ऊपर एक और डंडा बना देना ऐसे ए लाइक दिस, तो मतलब ये होता है कि स्विच ऑन है। क्लियर। इसके बाद ये जो की है ये है, यहां लिख देता हूं स्विच, दिस इज स्विच ऑन। दिस इज स्विच ऑफ। ये जो है ये स्विच ऑन है। और अगर की ऐसे बनाई जाएगी ऐसे, तो ये है स्विच ऑफ। ठीक है, ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है की। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। अब बता रहा था मैं आपको सीरीज या पैरेलल। तो आप एक बात को समझिए कि अगर ऐसा कनेक्शन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कनेक्शन, देखो इमेजिन करो मैं इस तार को यहां से कट कर दूं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो यहां से तार कट कर दी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो हो रहे थे क्या वो फ्लो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेंगे। करंट का मेरे को पूरा फ्लो का पाथ चाहिए। ठीक है, तो एमीटर में करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए बोला जाएगा एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एक ही तार के साथ ही कनेक्टेड हो गया है तो वो सीरीज है, लेकिन एक ही तार से कनेक्ट होना ये आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको पैरेलल भी बताऊंगा तो आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर इमेजिन करो कि ये तार को मैं कट कर दूं, क्या सर्किट कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एमीटर में करंट पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, किसी भी रूट से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कहीं आप सोचे कि यहां से चल पड़ेगा, यहां से चलेगा तो आगे कहां जाएगा, समझ गए, तो आगे तो तार कटी हुई है। तो इसलिए ही ऐसे सर्किट को बोलेंगे सीरीज सर्किट। इसमें कोई भी एक चीज हटा दो, यहां से बल्ब हटा दो तो भी करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, यहां से की हटा दो तब भी फ्लो नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली दिस सर्किट इज सेड टू बी इन सीरीज। समझ गए बच्चों मेरी बात को। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे हम फ्लो दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हम कैसे दिखाते हैं, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाते हैं। ये हमने आपको कारण इसका बता दिया। अब समझे हम बात को। एक करंट है 5 एम्पियर, इट इज ड्रॉइंग बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। टाइम कितना है, 10 मिनट। करंट कितना है, 5 एम्पियर। दोबारा लिखते हैं, देखो करंट है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 मिनट। मिनट में टाइम नहीं लिखते हैं, ऐसा यूनिट में सेकंड में होता है। तो 10 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 600 सेकंड। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग, चार्ज बताना है। हमने क्या पढ़ा था, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो क्यू क्या होगा, क्यू निकालने के लिए क्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो वो टाइम आई से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इंटू टी। करंट क्या है 0.5, टाइम कितना है 600, चलो जी इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 300। और करंट चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो सी लिखेंगे, कैपिटल सी। ठीक है, बात आ गई। सो
इलेक्ट्रिक सर्किट मींस वो क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट का डेफिनेशन क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैंने आपको याद करो ऊपर बॉक्स बनाया था 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर? हाँ, तो ये नंबर्स भूलना नहीं है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? नाउ अब जो है बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो एक बात को समझो, मेरे को एक बात बताओ, क्या पानी अगर हमें लेवल फ्लो रख दिया जाए, अगर एक लेवल फ्लोर हो, लेवल फ्लोर मतलब जिसमें बिल्कुल ना ऊंचा हो ना नीचा, क्या अगर उसमें पानी बहाने लगे तो बहेगा पानी? नहीं बह पाएगा, क्योंकि पानी को फ्लो करने के लिए एक डायरेक्शन ऊपर चाहिए और एक डायरेक्शन नीचे चाहिए, है ना। तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पानी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर हम टेबल को थोड़ा सा एक साइड से ऊंचा करेंगे तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से ही नदी भी जो चलती है वो हायर ऑल्टीट्यूड पहाड़ों से आती है और वो नीचे नीचे जाती है समुद्र की तरफ। जो समुद्र है वो सबसे लोएस्ट लेवल है और जो पहाड़ है वो हाईएस्ट है। तो नदी पहाड़ों में से शुरू होती है, ऊपर से नीचे की तरफ घूमते घूमते समुद्र तक पहुंच जाती है। तो समझने की बात क्या है यहां पर कि हमारे को एक हाई लेवल होना चाहिए, एक लो लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हाइट एनर्जी। जो हाई होता है, हाई, तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन को बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। तो एक हाई लेवल और एक लो लेवल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक हाई पे है, एक लो पे, तो इसके बीच में जो अंतर है इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये और नीचे होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा हो गया, ये कम, इन दोनों के बीच में दूरी अंतर कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो करना है। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां उसके ऊपर हाई प्रेशर है, वहां से उस तरफ जाना है जहां पर उसके प्रति लो प्रेशर है। समझ गए मेरी बात? तो देयर शुड बी सम प्रेशर डिफरेंस। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे आप टैप ऑन करते हो, टैप, और उसमें गार्डन जैसे पार्क में पानी देते हो तो टूटी में पानी वो लगाते हो पाइप। तो जब पाइप को ऑन करते हो तो अगर पानी का प्रेशर अच्छा तेज है तो वहां पर आता है, अगर बहुत स्लो है, ना के बराबर है, तो वहां पानी बिल्कुल प्रेशर से नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो द पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज जो है पानी फ्लो नहीं करेगा। इसी तरीके से चार्ज भी जब भी फ्लो करेंगे, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। और इसी वजह से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आराम से जो है क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, उतनी तेजी से चार्ज फ्लो करेगा। समझ गए मेरी बात? तो अब क्या है कि जो चार्ज है अपने आप तो फ्लो नहीं करेगा, आपने कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तभी तो चार्ज को फ्लो होने लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप क्रिएट नहीं होता, वो तो नेचर ने बड़ा अच्छा कर रखा है। नेचर ने पहाड़ ऊपर बनाया है, समुद्र नीचे बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमारे को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने हैं तो एक जगह पर हमको चार्ज इकट्ठा करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि उसका पोटेंशियल हमको हाई करना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल हमको हाई करना पड़ेगा, और दूसरे का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, चार्ज को हाई पोटेंशियल रेज करने में, ठीक है। तो हम इस बात को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे समझाते हैं? इसको ऐसे समझाया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे समझाया जाता है? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें सेम करंट है। क्या होता है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कितना काम करना पड़ा एक यूनिट चार्ज मतलब जैसे एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, ठीक है, कितना काम करना पड़ा एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए मेरी बात?
अब एक कॉमन सेंस की बात लगाओ कि अगर इन दो लेवल में से अगर इस लेवल को और ऊंचा करना है तो मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ऊंचा करना पड़ा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आई हैव टू डू मोर वर्क सो दैट कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा चार्ज उतनी तेजी से फ्लो करेगा, उतना जल्दी या उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने कैसे समझी? पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बच्चों डेफिनेशन समझी इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन W अपॉन चार्ज इज Q। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हमने बोला V, वोल्ट। इसकी SI जो यूनिट होती है इसे हम बोलते हैं, SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वोल्ट। इसके जो साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इटालियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हमारे को इस टर्म्स को समझाने में हेल्प करी। अब मेरे को एक बात बताओ कि वोल्ट क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर वर्क डन 1 जूल हो, वर्क डन की यूनिट ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होगी? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन हो गई? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन हो गई? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज है, that amount of that potential difference is called 1 volt। क्या बच्चों? तो 1 वोल्ट क्या हो गया? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इन ए कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो 1 वोल्ट क्या हो गया? 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 जूल पर कूलम। तो कूलम की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ जो मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है उसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्टेज वोल्ट मीटर, याद रखना। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। सीरीज और पैरेलल अभी हम आपको समझाते हैं, वेट करो। ठीक है, अभी हम पूरा डायग्राम आपको समझाएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ आएगी वाई सीरीज बटे पैरेलल। पर वाई सीरीज में कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर को, ये हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, इसके लिए आपको 12 तक की वेट करनी पड़ेगी। सही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ अब एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन? वर्क डन हमको निकालना है। ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम। कूलम जो है वो क्यू हो गया, तो दिस इज क्यू इज 2 कूलम हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये V हो गया हमारे पास वोल्टेज। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट है, समझे ना बात को? देखो वोल्टेज यहां पर है 12, वर्क डन आपको निकालना है, तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू वर्क डन आपको निकालना है, चार्ज आपके पास 2 कूलम है। तो वर्क डन क्या हुआ मेरे को बताओ? वर्क डन हुआ 12 इंटू 2 इज 24। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। और वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो इट इज 24 जूल। डन? ये बात मेरी समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। चलो अब क्या करें? नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा डिवाइस है? पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। फिर वो कहता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाई। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू कितना है यहाँ पर? तो क्यू है आपके पास 1 कूलम थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज है आपके पास 6। हाउ मच एनर्जी बतानी है, एनर्जी ही वर्क डन होता है। ठीक है, एनर्जी ही वर्क डन होता है। और वर्क डन अभी हमने क्या निकाला था? देखो अभी तो आपने बताया था, यहां पर देखो, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज है आपके पास, वोल्टेज, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज या वोल्ट इनटू चार्ज। ठीक है ना, चार्ज। तो वोल्ट है आपके पास 6, चार्ज है 1, तो वर्क डन हो गया 6।
और यूनिट हो गई जूल। एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल सेम होते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, टॉपिक है सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि तारे लगाई, बैटरी लगाई, स्विच लगाया, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ एक हम बार बार बल्ब नहीं बनाने लग पड़ते, समझे बात को, या बार बार स्विच नहीं बनाने पड़ते। तो व्हाट वी डू, हमने उसका कोई ना कोई सिंबल बना लिया, ठीक है, और वो सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसे सिंबल प्रॉपर एक पैटर्न बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एक सर्किट डायग्राम। बेस्ट एग्जांपल है, उससे पहले हमको पहले सिंबल समझो। अगर एक सेल लगा हुआ है, केवल एक सेल, तो एक सेल का क्या सिंबल है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर एक बैटरी लगी हुई है, मतलब कम से कम दो सेल है, दो या दो से ज्यादा, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको ऐसे भी दिखाते हैं और इसको ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, मैंने तीन, यहां मैंने कितने सेल बनाए हैं? तीन, तीन बैटरी बनाई है। एक बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव की, दूसरी और ये तीसरी, तीन बैटरी हैं। दो बैटरियां, दो सेल कम से कम होने चाहिए, तब जाकर एक बैटरी बनेगी। बैटरी का मतलब है मिनिमम टू कॉम्बिनेशंस, दो सेल जुड़ेंगे। अगर एक सेल जुड़ेगा तो सेल है। अगर स्विच ओपन है, प्लग ओपन है, तो इसको ऐसे बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, या इसका बनाने का तरीका कुछ ये है। क्लोज है तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे डॉट लग जाता है, या इसको ऐसे बनाते हैं, या फिर इसको लाइक दिस, ऐसे और ऐसे बनाने के बाद इसके ऊपर एक डंडी रख दी जाती है, ऐसे लाइक दिस, तो ये स्विच क्लोज है। तार अगर जुड़ी हुई है तो हम ऐसे डॉट लगाएंगे, लेकिन अगर तार ऐसे ऊपर से इसके निकल गई है, जुड़ी नहीं हुई है, तो हम ऐसे सी बना देंगे। बल्ब, अब बल्ब ऐसा नहीं दिखाते हैं जनरली, हम बल्ब आपको ऐसा दिखाई देगा। एक टर्म आएगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को ऐसे लाइंस दिखाएंगे zigzag। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजोस्टेट बोलते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फिजिक्स लैब में मिलेगा, ठीक है। तो उसका सिंबल या तो हम ऐसे दिखाते हैं कि हम ये दिखाते हैं कि जो पॉइंटर है ये आगे पीछे घूम सकता है, कभी पॉइंटर यहाँ आ सकता है, कभी पॉइंटर यहाँ आ सकता है। इसका यूज क्या है वो अभी हमारे इस टाइम स्टडी नहीं कर रही है हमको, किसका क्या यूज होता है। एमीटर का सिंबल क्या होता है? ए, वोल्ट मीटर के लिए वी। क्लियर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई ना? इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप करके क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेटअप करके ये देखा बच्चों, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे करंट फ्लो होता है, उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट बढ़ेगा जब ही बढ़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। करंट अगर बढ़ रहा है ये तभी बढ़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। या इस बात को ऐसे समझा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो करंट भी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने आपको क्या समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? लेवल डिफरेंस है। अगर इस लेवल के डिफरेंस को ऐसे बढ़ाते जाओगे तो फ्लो ऑफ करंट क्या था? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, समझ गए मेरी बात को? तो अगर कम होगा, इसमें लेवल डिफरेंस कम है, तो करंट जो है वो स्लोली फ्लो करेगा। डिफरेंस ज्यादा है तो करंट जो है ज्यादा फास्ट फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों। सो वोल्टेज जो है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया, एक हमने ऐसे लिखता है कांस्टेंट इनटू आई, ठीक है। तो इसका मतलब V अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट कब लगाते हैं? जब हम ये प्रोपोर्शनल का निशान लगाते हैं तो कुछ डिपेंडेंसी फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये वोल्टेज आई के बराबर नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, कोई एक ऐसा नंबर, कोई एक फैक्टर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से, जिसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। ऐसे नंबर को कांस्टेंट बोला गया, ठीक है।
सो इस कांस्टेंट को ओम ने क्या बोला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो आर कांस्टेंट जो है वो क्या बोला गया? रेजिस्टेंस। सो समझ आ गई मेरी बात कि क्या लिखा उन्होंने? क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? यही है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखना, ठीक है? और ये वाला जो है ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर? I वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है? और ये जो है किसी भी एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बदल जाती है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो कि क्या करती है? रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से फ्लो नहीं होने देती है, इसलिए वो उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है, ठीक है? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। जैसे अपने हमने क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू पढ़ा है हमने आई आर, ठीक है? तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, ठीक है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई है, अगर करंट वोल्ट अगर 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो, तब जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 ओम। 1 ओम का एक सिंबल है, ऐसे ऐसे ओम का सिंबल ऐसे, कैसा? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? ये ओम का सिंबल है। तो 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस होगी? जब एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो पा रहा है, तब जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। दोबारा पढ़ू, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ठीक है बच्चों? तो आप इस बुक जो मैंने अपने नोट्स जो अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, इसको बहुत ध्यान से एंड कॉपी करना, ठीक है? और ये सारी डेफिनेशंस आपकी यहीं पे ही सफिशिएंट हैं, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की, ठीक है? तो करंट जो अगर B इज इक्वल्स टू आई आर है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां समझो आप, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट का जो आंसर है, देखो डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज बढ़ जाएगी तो आंसर छोटा हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे बात को? तो रेजिस्टेंस जिस चीज की ज्यादा होगी उसमें करंट फ्लो मुश्किल से होगा, और ज्यादा होगी तो हो सकता है करंट उसमें फ्लो ना भी हो, ठीक है? तो इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? जो रेजिस्ट करती है, जो चीज को क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है? तो अब जो है हमने यहां समझा, देखो अगर V इज इक्वल टू आई आर है, यहां पर हम दोबारा एक बार देखते हैं कि अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है तो हमने क्या समझा? R इज इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई, ठीक है? या फिर I इज इक्वल टू निकालते हैं, क्योंकि करंट को थोड़ा सा हमने स्टडी करके बताना है। तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर R को डबल कर दे, अगर R को डबल कर दे मतलब रेजिस्टेंस बड़ी हो गई, दुगनी कर दी, ठीक है ना? तो अगर रेजिस्टेंस को दुगनी कर दे तो R को क्या बोलेंगे? 2R। तो करंट कितना फ्लो होगा इसे हम I डैश बोल देते हैं। तो I डैश क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू V अपॉन R। बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, इसे 1/2 करके लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। अब V अपॉन R क्या है? V अपॉन R तो करंट है, तो V अपॉन R को आप करंट बोलेंगे, ठीक है? I। तो हमने क्या देखा कि जो I डैश है वो 1/2 I हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो करंट जितना जो नया फ्लो करेगा वो आधा हो जाएगा। समझ गए? अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो करंट आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दूंगा तो नया करंट 1/4 हो जाएगा। समझ गए मेरे बच्चों मेरी बात? ठीक है? तो आज की टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आज रिव्यू कर ले देते हैं कि आज हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा। आपका क्या काम है, ये जितना ही मैंने अंडरलाइन किया है वो ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ठीक है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कंटिन्यूस पाथ चाहिए, किसी भी एक जगह से अगर पाथ रुकेगा करंट फ्लो नहीं होगा। और जो ऐसा पाथ फ्लो होता है इसे हमने क्या बनाया, क्या बोला, इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट कैसे फ्लो करवाया, पॉजिटिव से नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि जब इसको समझा गया था, जब इसको फ्लो करने का कंसेप्ट समझा था, तब हमको ये मालूम था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है। इसलिए डायरेक्ट कन्वेंशन जो हम मानते हैं वो है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, लेकिन लॉजिकली इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमने समझा कि जो करंट को कैसे मेजर करेंगे, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, एक कूलम फ्लो करेगा अगर 1 सेकेंड में तो करंट होगा 1 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक कूलम बनाते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। 1 एम्पियर करंट कितना फ्लो हो गया, अगर एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होगा तो करंट होगा 1 एम्पियर। फिर हमने सर्किट डायग्राम समझा कि स्विच ऑन, स्विच ऑफ, की ऑन, की ऑफ, बल्ब, ठीक है। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है, ये ब्लू बॉक्स वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया कि करंट जो है वो फ्लो करने के लिए लेवल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा लेवल डिफरेंस जनरेट करने के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। फिर इसके बाद 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करे, ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन करें। फिर सर्किट डायग्राम बनाना है, उससे पहले हमने बेसिक सिंबल सीखे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ओम्स लॉ सीखा। ओम्स लॉ जो है साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो वोल्टेज है इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, या करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो उसमें एक जो इक्वल नहीं थे, प्रोपोर्शनल थे, डिपेंडेंट थे। तो एक रेजिस्टेंस फैक्टर को बोला गया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो फिक्स वैल्यू रहती है, क्लियर। फिर हमने समझा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस यूनिट को ओम बोला गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस चीज को बच्चों अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे और इससे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।